नमस्कार दोस्तों। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में ही कुछ साजिश की जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू ना हो पाए, राहुल गांधी पिट जाएं, राहुल गांधी के ऊपर हमले हो जाएं और राहुल गांधी के अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीति सदैव से यही रही है और खासकर नरेंद्र मोदी का यदि कोई इस दुनिया में दुश्मन नजर आता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस नजर आती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का दुश्मन सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस है। आरएसएस ने अपने जन्म के साथ कांग्रेस को खत्म करने की कसम खाई थी और अब 100 साल होने वाले हैं अगले साल, और जब 100 साल पूरे होंगे तो उनका यह सपना है कि कांग्रेस खत्म हो जाए। लेकिन समस्या यह है, जब जब कांग्रेस टूटती है, जब जब कांग्रेस में कुछ बुरा होता है, निश्चित रूप से गांधी परिवार, नेहरू परिवार उसे बचा लेता रहा है, हर बार बचाया है, चाहे आजादी के पहले हो चाहे आजादी के बाद हो। यह हमने बार बार देखा है। चलिए हम आज के दौर की बात करते हैं। यह दौर जिसे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला 2014 से। 2014 में जो उनकी सीटें आई थी उससे बढ़ के 303 हो गई 2019 में। बड़ी अच्छी बात है, उन्हें बधाई है, क्योंकि जनता चुनती है और जनता का फैसला है। निश्चित रूप से जो भी फैसला हो, जिसे भी विपक्ष में रहने का वो हक दे और जिसको सत्ता में रहने का हक दे, ये जनता जानती है। लेकिन एक बड़ी चीज है, इन 303 सीटें आते ही भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता जैसे पागल हो गए हो, उन्होंने दिमागी संतुलन खो दिया हो और नफरत से इतना भर गए हैं कि अब उनकी नफरत स्पष्ट नजर आती है। जो पहले एक चोला पहने हुए थे लोकतंत्र का और दूसरी चीजों का, वो सब उतार फेंका है। वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये वही पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेके 1989 तक जितने चुनाव हुए थे, उसके पहले उन सब में एक सन 77 का चुनाव छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी कभी भी 350 से नीचे सीटें नहीं पाई। और यहां स्थिति हुई थी कि 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में जब हुआ था तो जनता ने इतना यकीन जताया था कि 414 सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी को। इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी को कभी घमंड नहीं आया, कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को घमंड नहीं आया, जबकि तब सीटें 500 भी नहीं होती थी। उस वक्त में वो 364 सीटें जीतते हैं। तो यह कांग्रेस थी। बहरहाल कांग्रेस का मंतव्य था, यह धार्मिक मंदिर बनाने का काम हमारा नहीं, यह धार्मिक लोगों का है, धार्मिक संस्थाओं का है। हम उन्हें पूरी स्वतंत्रता और मदद देंगे, लेकिन सरकार का काम नवीन मंदिर बनाना है। इस देश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल बनाना है, इस देश के लोगों के जीवनचर्या को अच्छे रखने के लिए तमाम पार्क बनाने हैं, शहर बनाने हैं, इस देश के लोगों को पानी बिजली सब देने के लिए तमाम बांध बनाने हैं, इस देश के किसानों के लिए खाद देने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर बनाना है, इस देश के लोगों के लिए किसानों को संगठित करने के लिए इफ्को बनाना है, और तमाम सारे मजदूरों के कल्याण के लिए श्रमिक बोर्ड बनाने हैं। इसके अलावा तमाम सारे लोगों को रोजगार देने के लिए, करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम कंपनियां बनानी हैं, तमाम बैंकें बनानी हैं, तमाम दूसरी और चीजें बनानी है। इस देश का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाना है, जिससे जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में सब कुछ बनने लगा।
हवाई जहाज बनने लगा। श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो इतना सशक्त हो गया कि हमने परमाणु विस्फोट कर लिया, और हम इतने सशक्त साबित हुए कि हमने अमेरिका को झुकाकर खड़ा कर दिया, डरा दिया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने चीन को हरा दिया 3 बार, और सिक्किम छीन के भारत में मिला लिया, अरुणाचल को छीन के हमने नेफा से अरुणाचल प्रदेश बना लिया। आज सोचिए, वह हिंदुस्तान था, आज क्या स्थिति है। चीन हमारे यहां घुसता आता है, कब्जा कर लेता है, अपने गांव बसा देता है। यह हालात हो गए हैं कि हम चीन के आगे चरणों में पड़े। हमारा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब क्या कहते हैं, क्योंकि चीन तो बड़ी इकोनॉमी है, मुझसे कैसे लड़ सकते हैं। गजब की स्थिति है। हम क्या कर रहे हैं, इस देश के अंदर बेरोजगारी अथाह हो गई है, भयंकर बेरोजगारी, जिस कारण से युवा लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनके इस पे बढ़ोतरी होती जा रही। बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, उनकी नग्न परेड कराई जा रही है। मणिपुर को याद कर लीजिए, आज मणिपुर से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, और ये वही मणिपुर है जहां सैकड़ों लोग मार डाले गए। ये वही मणिपुर है जहां पर बेटियों के साथ गैंग रेप हुए और उनकी नग्न परेड निकाली गई। हमारी सरकार को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, उसको दिखाई नहीं दिया। स्थिति यह है, डबल इंजन की सरकार, और जाने क्या क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री इतना डर गया, इतना कायर है नरेंद्र मोदी, कि वहां 8.5 महीने में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राहुल गांधी तो जून के महीने में वहां पहुंच गए थे और जाकर के उन लोगों के दर्द साझा किए थे, उनकी बात संसद में उठाई थी और उनके लिए लड़ाई भी लड़ी, उनको मदद भी की। अपने युवा विंग को भेज करके उनको सर्दी के कपड़े, खाने की चीजें और दूसरी चीजें भेजी। यह कांग्रेस है। यहां क्या हो रहा है, यहां घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, यहां पे मंदिर बनाने की बात हो रही है, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, यह बहस हो रही है कि साहब ऐसा क्यों। तो आप समझिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तोड़ने के लिए क्या क्या साजिश रची जाती है। आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी में एक पहले सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मिलिंद देवड़ा, उनसे इस्तीफा दिलवाया जाता है सुबह सुबह। आज ही, जबकि सबको खबरें 3 दिन से अखबारों में चल रही थी कि वो जल्दी कांग्रेस छोड़ेंगे। अब आप सोचिए, ये वही मिलिंद देवड़ा हैं जिनके पिता 55 साल पहले कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। इनकी पढ़ाई लिखाई तक देवड़ा इसलिए करा सके क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सहयोग दिया था, यह स्थान दिया था, जगह दी थी, हैसियत दी थी। बहरहाल ये आए, पिता की निधन के बाद में इनको टिकट दी गई, इनको बनाया गया, सांसद बनाया गया, इन्हें मंत्री बनाया गया और अच्छे अच्छे मंत्रालय दिए गए। अदानी, अंबानी और इन सब की करीबी इनकी सबको पता है। पिछले चुनाव में मुकेश अंबानी ने इनके लिए अपील की थी वोट देने के लिए, बावजूद इसके लाखों वोट से ये हार गए। उसके पहले 2014 में लाखों वोट से हारे थे। तो साहब, जब बार बार आप चुनाव हारते हैं, आपकी अपनी सीट जीतने की हैसियत नहीं है और आप चाहेंगे बहुत कुछ, तो कहां से मिलेगा। कमोवेश ऐसी स्थिति हुई थी, याद करिए, जो जतिन प्रसाद हैं, जिनके पिता जितेंद्र प्रसाद जिंदगी भर कांग्रेस ही रहे, सब कुछ उनके पास कांग्रेस के बूते था। और जब पीछे चुनाव के समय में 2022 के वो छोड़ के चले गए भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणों की और उनकी समस्याओं की बात उठाते थे, और जिस दिन से पार्टी में आए, मंत्री बने, उस दिन के बाद वो भूल गए कोई ब्राह्मण भी होता है, उनकी समस्याएं भी होती हैं। यह स्थिति है। इसके बाद आरपीएन सिंह की बात करिए। आरपीएन सिंह के पिता कांग्रेसी थे, इसलिए उन्हें जगह मिली। और क्या हुआ, आरपीएन सिंह को
जब मौका मिला तो वो भाजपा में आ गए। कांग्रेस में रहते हुए वो हार गए थे, अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। वह स्थिति है। कमोबेश यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। ये सभी परिवार के कारण आए, क्योंकि इनका परिवार कांग्रेस के साथ था, इसलिए कांग्रेस ने इनकी वफादारी का इनाम दिया था, मंत्री सभी को बनाया था। लेकिन ये सब गद्दार निकले। तो जब ये गद्दार निकलते हैं, और ये वो लोग हैं जब हारने के बाद में बेबस हो जाते हैं, कोई औकात नहीं होती, तब यह स्थिति होती। तो यह जब हालत हो तो आप समझ सकते हैं, ऐसे हारे हुए लोग यदि कांग्रेस से जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था, जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी कि जो लोग लड़ नहीं सकते, जो लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, जो लोग डरते हैं या स्वार्थी हैं, वो तुरंत छोड़ के चले जाएं कांग्रेस। कांग्रेस का भला होगा, मुझे खुशी होगी। लेकिन जो लोग बाहर हैं, लड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। तो आज इसका नतीजा ये है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई तो मौजूदा सांसद दानिश अली, जो बसपा से सांसद, वो मणिपुर जाते हैं और राहुल गांधी को ज्वाइन करते हैं, राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो यह बताता है कि आज जो जीता हुआ है, जो डरता नहीं है, वो राहुल गांधी के साथ है, और जो डरपोक, कायर और स्वार्थी है, वो भाजपा के साथ चला जाता है या उनके सहयोगियों के पास चला जाता है। मिलिंद देवड़ा आज तमाम बातें कांग्रेस के लिए कह रहे थे, लेकिन जब वो पिछले 10 साल तक से अभी तक कांग्रेस में थे, कल तक, तब वो उन पर एक शब्द नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि आप झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं, आप स्वार्थ की बुनियाद पे खड़े हैं, और आप सुविधा भोगी हैं। आपने कोई संघर्ष नहीं किया, आपने कांग्रेस को नहीं बनाया है, कांग्रेस ने आपको बनाया था। आज कांग्रेस जब लड़ रही है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, तब आप भाग खड़े होते हैं मैदान से, बीच मैदान से भाग खड़े होते हैं। तो आप वो लोग हो, यह स्थिति है। लेकिन दानिश अली जैसे लोग बहादुर हैं, जो ऐसे वक्त में आते हैं, कांग्रेस के पास आते हैं। तो यह सबूत है। इसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या है? पहले इसे रोकने के लिए परमिशन नहीं दी गई, फिर बड़ी मुश्किलों में शर्तों के साथ परमिशन दी गई, सीमाएं तय कर दी गई कि आप कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। कांग्रेस ने उस मुताबिक अपने आप को किया। आज खेतों से कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम किया, शुरुआत करी, क्योंकि सरकार ने मैदान तक नहीं लेने दिया, जिसका किराया, पैसा, सब कुछ कांग्रेस पार्टी देने को तैयार थी, लेकिन नहीं दिया। तो कांग्रेस ने खेतों में लेकर के, वहां के मणिपुर के लोगों ने अपने खेत दिए कि नहीं, आप हमारे यहां से करो, और वहां से उन्होंने किया। राहुल गांधी ने मणिपुर की बेटियों के दर्द को समझा, वहां के बच्चों के दर्द को समझा, वहां के बड़ों के दर्द को समझा, और सबके दर्द को समझ के यह यात्रा मणिपुर से शुरू की। 29 जून को मैं मणिपुर आया था, और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं।
गया, कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। यात्रा का मूल मंत्र है न्याय होने तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। तो न्याय की ये लड़ाई है, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने के लिए राम मंदिर से लेकर सबका ज्ञान कर रही है। जो सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पुरुष हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य, वो कह चुके हैं ये विधि विधान शास्त्रों से के मुताबिक हो ही नहीं रहा है, उसका गलत वो है, पुराणों का और सबका जिक्र करते हैं। जब ये सब चीजें बताते हैं, बावजूद इसके यदि नहीं कोई समझता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपमान हो रहा है उस धर्म का जिसकी आप पताका लेके घूमते हैं, जिसके नाम पे आप कर रहे हैं। वह मूर्ति गायब है, वो प्रतिमा गायब है जिसे रामलला की मूर्ति कह के पूजा जाता था, जिसके आधार पर होता था, वह मूर्ति गायब कर दी गई और नरेंद्र मोदी की पसंद की हुई मूर्ति वहां लगेगी। यानी जिस राम को आप पूछते थे, जिसके नाम पे आपने मस्जिद ढहा दी, उस जगह आप उस राम को भी भूल गए, अपने मुताबिक राम बनाएंगे। तो साहब निश्चित रूप से इन राम को आप ही ला रहे हैं, क्योंकि ये वो राम नहीं है जिन्हें लोग पूजते थे, जिन्हें सनातन धर्मी पूजते थे। और इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से इसे एक राजनैतिक कार्यक्रम बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाया गया, तो निश्चित रूप से दूसरी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक कार्यक्रम में तो नहीं जाएंगी। और राम के यहां जाने के लिए किसी के निमंत्रण की तो जरूरत नहीं है। हम कल जाएंगे, हम आज जाएंगे, जब जाएंगे हमारा मन करेगा तब जाएंगे। प्रभु खुद बुलाते हैं। तो साहब कब जाना है ये तो वह व्यक्ति तय करेगा, ये तो निजी विषय है, कोई और थोड़ी ना तय करेगा कि आप कब पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम अपने विधान से तय करेंगे, जब उसका मुहूर्त होगा तब जाएंगे, गलत मुहूर्त पे तो नहीं जाएंगे। खंडित जो अभी मंदिर बना भी नहीं है, उस मंदिर में तो नहीं जाएंगे, उस पे तो पाप लगता है, उल्टा कहा गया है शास्त्रों में। तो आप समझिए। इसके बाद आप बहुत सारी और चीजों को देख लीजिए। जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, वहां पर राम की वह मूर्ति नहीं है। फिर राम क्षत्रिय थे, वो इसी बात पे गर्व करते थे कि हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, और क्षत्रिय कुल का अपनी बात करते थे। इस पूरे मंदिर के ट्रस्ट में एक भी छत्री नहीं है, एक भी छत्री नहीं है। इसके पूरा संरक्षकों में, पुजारियों में कहीं पर भी एक भी छत्री नहीं है। और क्षत्रियों को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। यानी राम जिस कुल से थे उस कुल को ही ढकेल दिया गया पीछे। उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पे, योगी के तौर पर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, छत्री के तौर पे नहीं जा रहे हैं। यानी पूजा में भी कोई छत्री नहीं है। और इसके बाद यदि आप देखें, जहां पर कहा जाता था राम पैदा हुए, वो राम चबूतरा जहां बताया जाता था, आज उस जगह मंदिर न बन के उससे 100 मीटर दूर बन रहा है। तो साहब न जन्म स्थल पर बन रहा है जहां पर जन्म की बात कही जाएगी, न वह जन्म वाली मूर्ति जो बताई जाती है वह प्रतिमा भी नहीं है, प्रतिमा भी नहीं है, मंदिर भी नया, प्रतिमा भी नई, जगह भी नई, सब कुछ नया। क्यों? क्योंकि भव्य बनाना है, पर्यटन स्थल बनाना है, धार्मिक स्थल तो बनाना ही नहीं था।
अपने लिए राजनीतिक अखाड़ा बनाना है, तो यह हो रहा हो तो कौन जाएगा? निश्चित रूप से जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए पूरा संघर्ष किया, वह लोग नहीं जा रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं जिन्होंने गवाहियां दी 45-45 दिन। वो शिवसेना जिसने इसकी लड़ाई लड़ी, वो नहीं जा रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। तो राम के यहां जाने के लिए किसी की अनुमति, तो यह बताता है कि यह नैरेटिव गढ़ के जिस तरीके से धर्म का ह्रास कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उस स्थान पर जहां राम के जन्म की बात होती थी वहीं शिलान्यास हुआ था? कब? 1989 में। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बूटा सिंह देश के गृह मंत्री थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब वह हुआ था और वह भूल गए आप। इसीलिए आप दूसरी जगह बना, यानी अब राम का जन्मस्थल भी आपने बदल दिया। तो यह है भैया, तो यह जब सच हो तब समझ में आता है कि आप क्या करते हो। आपका झूठ, आपकी मक्कारी इस हालत में लाके खड़ी कर देती है कि आज जिस तरीके के ड्रामे हो रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी में नेता हुआ करता था प्रमोद कृष्णन, वो कहता है कि कांग्रेस ने जो निमंत्रण ठुकराया इस कारण से यह विपदा है और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई, यदि ये विपत्ति है तो बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी विपत्ति होनी चाहिए, ऐसे नेता छोड़ के चले जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जनाधार विहीन है, ये कांग्रेस के बूते जीत पाते थे, अपना इनका कोई आधार नहीं है। यह बात पिछले 2 चुनाव में साबित हो चुकी है। जिनका अपना आधार था वो जीत के पहुंचे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये गाली देते हैं, चीजें करते हैं, वो एक नैरेटिव का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की उस साजिश का है। और वो साजिश एक दिन नहीं, लगातार चलती रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, चल चुकी है। और वो चल चुकी है तो तमाम सारे विपक्षी और जो सहयोगी भी दल हैं कई, वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी कैसे उनको डरा सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। और राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है उसमें हर तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधा मुकाबला है, यानी और कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का डर, नरेंद्र मोदी का डर स्वाभाविक है और उस डर के ही कारण ये सारी स्थितियां पैदा हुई हैं। इसलिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने दमखम के साथ खड़ी है। आज जब सुबह राहुल गांधी मणिपुर जा रहे थे तो जिस धुंध थी, सब कुछ था, फ्लाइट देर से चली, जब चली तो एक साथ गए, इकोनॉमी क्लास में गए और सब नारा लगाते हुए जा रहे थे, वही न्याय का नारा कि न्याय होने तक ये संघर्ष रहेगा जारी। तो इस न्याय की यात्रा में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। युवाओं को न्याय देने की बात है रोजगार के रूप में, महिलाओं को, बेटियों को है उनकी सुरक्षा और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए, बुजुर्गों के लिए है कि जो उनके तमाम भत्ते और तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं छीनी गई हैं, उन्हें वापस दिया जाए। यह यात्रा है उन कामगारों के लिए, उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए जिनके हक छीने गए हैं। यह यात्रा है इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि सब तो खत्म किया जा रहा है और चाइना हमारे यहां कब्जा कर रहा है। संविधान, लोकतंत्र की हत्या संसद से लेके संसद के बाहर हो रही है, हर जगह हो रही है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पे पेशाब की जा रही है और न जाने क्या क्या हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। ऐसे अन्याय हो रहे हो तो उन अन्यायों के खिलाफ खड़े होने का जज्बा सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस में है और किसी में नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले
4,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी और अब वो 6,75,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिसकी आज शुरुआत हो गई। यात्रा नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा को डरा रही है। वह डर उनके चेहरे पर, उनके लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए साजिशों का दौर शुरू हो चुका है। तो ये तमाशा देखते चलिए अभी और क्या क्या होता है। जय हिंद।